गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाय। मैं समीर सर। और तुम लोगों को अब मैंने जो लास्ट टाइम पे जो लेक्चर लिया था, सब्जेक्ट ओसी 12th कॉमर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, याद होगा हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, जिसमें से आज हम लोग हाफ एटलीस्ट 7 प्रिंसिपल्स को इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर यू स्टूडेंट्स, so be careful, be attentive and listen very carefully, note it down in your notebook and then hear the lecture properly. So let's start. Principle of management. हम लोग ने पढ़ा था कि प्रिंसिपल क्या होते हैं। प्रिंसिपल होते हैं जिसको हम हिंदी में कहते हैं कायदे कानून, जिसके थ्रू जो भी ऑर्गेनाइजेशन है बिजनेस करने वाली, प्रॉफिट कमाने वाली या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स या फिर टाटा, रिलायंस जैसे बिजनेस, और ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट मतलब सब रूल्स रेगुलेशंस जिसकी वजह से बिज़नेस को बेनिफिट हो, बिज़नेस आगे बढ़े, एम्प्लॉयज़ को भी बेनिफिट हो। ओके, तो आज हम लोग इसमें से कुछ पढ़ते हैं। हेनरी फेयोल प्रोवाइडेड, ये प्रिंसिपल किसने बनाया? हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल ने ये प्रिंसिपल जो है एक लिस्ट ऑफ 14 प्रिंसिपल्स अपनी बुक में लिखा। इन हिज बुक इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ही सजेस्टेड दिस प्रिंसिपल्स मेनली फॉर इम्प्रूविंग मैनेजरियल एफिशिएंसी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और इसने ये प्रिंसिपल इसलिए लाया ताकि अपने ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी ला सके। एफिशिएंसी का मतलब है कैपेबिलिटी, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए उसको उस काबिल बनाना। एफिशिएंसी मतलब उस काबिल बनाना जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन और अच्छा हो जाए इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये से कुछ 14 प्रिंसिपल में से आज हम लोग पढ़ेंगे 7 प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एज डेवलप्ड बाय हेनरी फेयोल आर एज फॉलोज। सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न का मतलब है बांटना, काम को बांटना। इट मीन्स डिवाइडिंग द वर्क एंड एलोकेटिंग डिफरेंट टास्क टू डिफरेंट पर्सनस। इसका मतलब है काम को बांटना। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग हैं, फॉर एग्जांपल एक होटल है, वहाँ 10 लोग हैं तो 10 लोगों को अलग अलग काम देना। फॉर एग्जांपल उसमें से कुछ लोगों को वेटर बना देना जो खाना ला कर दे, कस्टमर से ऑर्डर ले। एक दो को पानी लाने के लिए ऑर्डर लेके आना, और जो किचन का काम कर सकते हैं उनको किचन में रखना, जो कैशियर संभाल सकते, कैश का संभाल सकते, कैशियर के लिए रखना, या जिसको वॉचमैन रखना उसको वॉचमैन रखना। तो काम को बांट देने से काम क्या हो जाता है और अच्छा हो जाता है, और सब लोग उस काम में परफेक्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पहला प्रिंसिपल जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो लिखा है डिवीज़न ऑफ वर्क, कि काम को बांटना। एलोकेटिंग डिफरेंट टास्क, काम को बांट देना, सबको अपना अपना काम देना, सो डैट एवरी पर्सन परफॉर्म ओनली वन टाइप ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। इससे क्या होता है जब हम काम को बांट देते हैं, जैसे पानी देने वाला होटल में सिर्फ पानी देता है, ऑर्डर लेने वाला सिर्फ ऑर्डर ही लेता है, खाना बनाने वाला सिर्फ खाना बनाता है, वॉचमैन बाहर वॉचमैन का काम करता है, कैशियर, जब वो लोग एक ही टाइप का काम करते हैं, ओनली वन टाइप ऑफ वर्क, तो उसमें स्पेशलाइजेशन आता है, वो लोग उस काम में और अच्छे हो जाते। ड्यू टू डिवीज़न ऑफ वर्क ईच टास्क बिकम सिंपलर एंड ईजियर, और हर काम इससे क्या हो जाता है सिंपल और ईजी। सेकेंड पॉइंट कहता है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकॉर्डिंग टू फेयोल देयर मस्ट बी पैरिटी बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो हर काम के बीच में एक ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों होना चाहिए। ऑथोरिटी का मतलब है जैसे एक पावर मिलना हम लोगों को, एक कोई चीज़ की ऑथोरिटी मिलना, और उसी के साथ साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस ऑथोरिटी जो मिली है तो वो चीज़ का ध्यान भी देना, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसका ध्यान देना, मतलब जिम्मेदारी से उस काम को करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर समझ लो कोई ऑर्गेनाइजेशन में तुम लोगों को कोई अभी तुम लोग बैंक जाओगे, क्या तुम लोगों को बैंक के कंप्यूटर पे खुद से तो नहीं बैठ सकते हो, वहाँ पर तुम लोगों को कोई भी कंप्यूटर पे जाके बैठ के कुछ भी कर सकते हो? नहीं। लेकिन अगर तुम लोग को जॉब मिलेगी तो बैंक में, और तुम लोग बैंक में जब वो कंप्यूटर के सामने बैठ सकते हो, क्योंकि वो बैंक ने तुम लोग को अलाउ किया है, अथॉरिटी दी है कि उस कंप्यूटर को हाथ लगाओ, उसमें अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालो और सिर्फ उसको तुम यूज़ करो, वो तुम्हारी अथॉरिटी है। अब उसमें कुछ भी गड़बड़ी हुई या कुछ भी गलती हुई तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? तुम्हारी। इसका मतलब है वो बैंक में जब तुम लोग जॉब पे लगोगे तो जो कंप्यूटर मिलेगा जिस पे बैठ के काम करोगे वो तुमको अथॉरिटी है, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही रहेगा कंप्यूटर, कोई और उसको हाथ भी नहीं लगा सकता। यहाँ तक कि तुम्हारे आजू बाजू वाले जो है वो लोग भी तुम्हारी परमिशन के बगैर हाथ नहीं लगा सकते, मतलब तुम्हारी अथॉरिटी है वो कंप्यूटर।
और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसका कोई गलत इस्तेमाल ना करे। तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ में आती है, बोथ गो टुगेदर, दे आर को एग्जिस्टेंस, बोथ गो हैंड इन हैंड एंड आर इंडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड। ये दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट है, अथॉरिटी अपनी जगह है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह है और एक दूसरे से रिलेटेड भी है। थर्ड पॉइंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब कोई भी जगह काम करो तो डिसिप्लिन में काम करो, वहाँ की चीज़ों की, वहाँ पर टाइम पे पहुँचना, वहाँ की चीज़ों का ख्याल रखना, चीज़ों का ध्यान देना, ओके, अच्छे से आना, अच्छे कपड़े बराबर पहनना, जो भी डिसिप्लिन में आते हैं। जैसे हम लोग जाते हैं कॉलेज स्कूल, तो एक अपना स्कूल में देखा होगा तुम लोग, यूनिफॉर्म होता है, टाइम पे पहुंचना होता है, छुट्टी ज़्यादा लो तो वहाँ पर चिल्लाते हैं, उसी को हम डिसिप्लिन कहते हैं कि डिसिप्लिन में रहो। इन मैनेजमेंट डिसिप्लिन रिफर्स टू ओबीडियंस, रिस्पेक्ट करना बड़ों की, अपने बॉस की बात सुनना, काम ध्यान से करना। ऑथोरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ ऑथोरिटी, जो भी तुम्हारी ऑथोरिटी, जो तुम्हारे बड़े हैं, बॉसेस हैं, उनका ध्यान देना। अपने कलीग्स जिनके साथ काम करते हो उनको भी ध्यान देना, उनसे भी अच्छे से रहना। स्ट्रिक्टली फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब रूल्स और रेगुलेशंस को मानना और बड़ों की रिस्पेक्ट करना, सुपीरियर्स की। टाइम टेबल्स को फॉलो करना, रूल्स जो भी है, जैसे कि कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए, कौन से दिन। ऐसा नहीं कि कोई भी ऑफिस में तुम जॉब करते हो तो जो मन करे वो पहन के चले जाओ, वहाँ के जो रूल्स है वही पहनना होगा, वहाँ का जो टाइम है वो उसी टाइम पे जाना होगा, वहाँ के जो हिसाब से काम करना वो हिसाब से तुम काम करोगे। डिसिप्लिन नीड्स टू फॉलो फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल, और डिसिप्लिन कोई बड़ा टॉप लेवल का हो या लोअर लेवल का, हर एक को फॉलो करना पड़ता है। मतलब तुम्हारा मैनेजर हो या सबसे छोटे लेवल का वॉचमैन हो, सबको फॉलो करना होता है। फोर्थ पॉइंट कहता है यूनिटी ऑफ कमांड। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। जो भी हमको कमांड मिले, मतलब जो भी हमारे बॉसेज हो, जो हमारे टॉप में हो, वो किसी एक ही हमारा बॉस हो, उसी से हमको सारे कमांड मिलना चाहिए। अगर सोचो एक के बदले 4 बॉस होंगे तो कितना कन्फ्यूजन होगा। एक बॉस बोलेगा ये फाइल का काम करो, दूसरा बॉस बोलेगा जाओ वहाँ पर वो बैंक में जाके ये चेक डिपॉजिट करके आओ, तीसरा बोलेगा एक काम करो कि पहले जो है ये बिलिंग का काम करो। तो तुम लोग कोई भी काम बराबर नहीं कर पाओगे, कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो इसका मतलब होता है एक बॉस और एक कमांड, वही बताए तुम लोगों को क्या करना है। इन ऑर्डर ही शुड रिपोर्ट ओनली टू वन सुपीरियर, एक ही तुम्हारा बॉस हो, एक ही को तुम जो भी अपनी रिपोर्ट से सबमिट करो। इफ़ अ पर्सन रिसीव्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मोर देन वन पर्सन, अगर एक से ज़्यादा लोग तुम्हारे बॉसेस हो जाएंगे, देयर विल बी नथिंग बट कन्फ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन क्या होगा, जब 4 बॉसेस होंगे, 4 अलग अलग बात करेंगे, 4 अलग अलग चीज़ें मांगेंगे, सिर्फ कन्फ्यूजन होगा और कॉन्फ्लिक्ट होगा, आपस में सिर्फ झगड़े ही हो जाएंगे आपस में। ये बॉस बोलेगा मेरा काम क्यों नहीं किया, वो बोलेगा मेरा काम क्यों नहीं किया, मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। लैक ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज लाइकली टू मैनी कुक्स स्पॉइल द सूप। जब एक से ज़्यादा बॉसेस होंगे और यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होगा, लैक मतलब एब्सेंस, यूनिटी ऑफ कमांड की कमी रहेगी, तो क्या होगा, अगर एक सूप 10 लोग मिल के बनाएंगे तो सूप बनने से पहले वो सूप ही खराब हो जाएगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जब हम लोग यूनिटी ऑफ डायरेक्शन देखते हैं, देयर शुड बी same direction to all employees doing similar activities. A particular activity must be directed with the help of single plan. मतलब डायरेक्शन जो होना चाहिए सभी एम्प्लॉय का, जैसे हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हमारे ग्रुप में 10 लोग हैं, तो सभी का एक ही डायरेक्शन में काम होना चाहिए, सभी एक ही एक्टिविटीज़ को बराबर से करें, ताकि कोई भी टारगेट को जब हम अचीव करेंगे तो टारगेट अचीव करने के लिए वो सबको मिल के वो काम करना है। A particular activity must be directed with the help of single plan. In the absence of unity of direction, there would be confusion among the employees. अगर हम 10 लोग काम करते हैं, हमको पता है कि आज हम लोगों को 500 क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स को कॉल करना है, उनसे पैसे मंगाने। अगर हम सबको पता है कि कौन से कस्टमर्स को कॉल करना है, तो हम बराबर से वो कस्टमर्स को कॉल करेंगे। नहीं तो नहीं पता होगा तो पता चलेगा कि कोई वो कस्टमर्स को भी कॉल करा जो ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है क्रेडिट कार्ड का, जिसका पेमेंट कुछ बाकी नहीं है उसको भी कॉल कर रहे हैं, तो बेवजह का टाइम वेस्ट होगा। इसका मतलब सबको सबका काम पता होना चाहिए। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी प्राइमरी एंड दैट ऑफ एन एम्प्लॉय शुड बी सेकेंडरी। जब तुम लोग कहीं पर जॉब करो तो तुम्हारा इंटरेस्ट, मतलब हमारा खुद का पर्सनल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ का जो एम्प्लॉय जहाँ हम काम करते हैं वहाँ का पहला इंपॉर्टेंस होता है हमारा एम्प्लॉय जो है, हमारा इंटरेस्ट बाद में आता है। द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड कम फर्स्ट एंड देन इंडिविजुअल, मतलब हमारा जो इंटरेस्ट है वो बाद में आएगा और ऑर्गेनाइजेशन का पहले आएगा। मतलब मैं रिलायंस में जॉब करता हूँ, रिलायंस कंपनी ने कहा कि आज मुझे ये काम करना है इतने बजे से इतने बजे तक, और मेरा दिल है कि आज मैं
इतने बजे से इतने बजे तक पिक्चर चले जाऊँ। बहुत दिनों से थिएटर बंद था, लॉकडाउन था, तो मैंने सोचा चल भाई मैं पिक्चर चले जाऊँ। अब मेरी कंपनी ने मुझे ये काम दिया कि आज मुझे काम करके चाहिए। अब तुम लोग बताओ कि मेरा पिक्चर जाना ज़रूरी है या रिलायंस का काम करना ज़रूरी है। अगर मुझे वहाँ टिकना है, वहाँ काम करना है, तो सीधी सी बात है मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने जो मुझे काम दिया वो पहले आता है और पिक्चर उसके बाद आएगी। तो पहला इंटरेस्ट हमेशा हमारी कंपनी का जो काम है वो पहले करो और बाद में अपना काम के बारे में सोचो। एवरी एम्प्लॉय मतलब हम लोगों को शुड वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम लोगों को कोई भी कंपनी में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है। वो क्या चाहते वो काम करना है, ना कि हम क्या चाहते वो काम करना है। हम ऐसे नहीं कि भाई जाके बोले नहीं भाई आज तो मुझे काम नहीं करना है, आज तो मैं आराम से टेबल पे पैर रख के लेटूंगा बैठूंगा। ये तो नहीं चलने वाला, राइट। तो हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमको ऑर्गेनाइजेशन के काम पहले करना है और अपने जो भी सोच है वो उसके बाद आती है। 7 पॉइंट है फेयर रेम्यूनरेशन। फेयर रेम्यूनरेशन का मतलब है बराबर की सैलरी, पगार, कमीशन, ये सब एक एम्प्लॉय को बराबर देना चाहिए कंपनी को। ये भी एक प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का जो कहता है कि अगर वेजेस और सैलरी पेएबल टू एम्प्लॉय शुड बी फेयर, बराबर की पगार दी जाए, सही टाइम पे दी जाए, इट मस्ट बी पेड ऑन टाइम। ऐसा नहीं कि हम काम करवाते हैं 500 रुपये का और देते हैं 100 रुपया, तो ये भी गलत है। तो ये नहीं होना चाहिए। और जो सैलरी 1 महीने बाद देनी है वो हम लोग 5-5 महीने बाद दे रहे हैं, टाइम पे नहीं दे रहे। देयर शुड बी प्रॉपर एफर्ट रिवॉर्ड रिलेशनशिप। जितना वो मजदूर या एम्प्लॉय जो वर्कर है वो काम करे उतनी उसके हिसाब से उसकी पगार भी होनी चाहिए। द रेम्यूनरेशन पेएबल शुड गिव सेटिस्फैक्शन टू बोथ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज। जो भी पगार दी जाए, जो भी सैलरी दी जाए, वो दोनों को सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब बॉस को भी जमना चाहिए। अगर कोई 500 रुपये का काम है और हमारे काम एम्प्लॉय ने किया है, जो हमारे पास काम करता है, तो उसको 500 रुपये पूरे दो। और अगर हमारा बॉस की कंपनी छोटी है और वो 10,000 के ऊपर पगार नहीं दे सकता है, तो हम सीधी सी बात है उससे 20,000 तो नहीं मांग सकते। तो जो बॉस को भी जमना चाहिए पगार और हम जो काम करते हैं हमको भी जमना चाहिए। दोनों को सेटिस्फेक्शन, दोनों को सुकून, तसल्ली मिलना चाहिए अपनी पगार से, इन एडिशन टू फाइनेंशियल बेनिफिट्स। और उसके अलावा थोड़े बहुत और बेनिफिट्स अगर मिलते हैं तो एम्प्लॉय के लिए वो बहुत अच्छा होता है। नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स लाइक गुड वर्किंग कंडीशन, काम करने की अच्छी वर्किंग कंडीशन मिलती है। अगर तुम लोग कहीं जॉब करते हो, अच्छी जगह है, अच्छी साफ़ सुथरी जगह है, हवा है, रोशनी है, आराम से, तो वहाँ काम करने में और अच्छा लगेगा। कैंटीन है, अगर भूख लग रही है जाके चाय नाश्ता करते हो। आज तुम लोग ही देखते हो कैसे वड़ा पाव के लिए रिसेस में बच्चे परेशान रहते हैं। तो कैंटीन वैंटीन से क्या होता है, खुशी मिलती है कि चलो कैंटीन है, एम्प्लॉय और अपनी कंपनी को और पसंद करता है। रिक्रिएशन है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में टीवी लगा देते हैं ताकि थोड़ा बोर हो जाए तो जाके थोड़ी देर टीवी देख सके, ब्रेक लेके थोड़ा कैरम खेल सके, चेस खेल सके, कुछ गेम्स वेम्स भी लगा देते हैं। ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करना चाहिए, ये मैनेजमेंट का प्रिंसिपल कहता है, जिससे एम्प्लॉय खुश होकर और अच्छा अपना काम कर सकते हैं। तो ये 7 प्रिंसिपल आज पढ़े, बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में 7 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। कोई डाउट है तो मैसेज करो अपने पर्सनल व्हाट्सएप से। लेट्स सॉल्व फॉर द डे। थैंक यू।